दोस्तों नमस्कार। तो उत्सर्जन तंत्र के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र से हमें बहुत समझ में आता है कि हाँ, हमारा शरीर जो भी रिएक्ट कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसका पूरा नियंत्रण जो है वो किसके पास है? नर्वस सिस्टम के पास। तो हाँ दोस्तों, इसकी परिभाषा देखिए आप, हमें और क्लियर हो जाता है। नर्वस सिस्टम शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय और नियंत्रण स्थापित करता है। पहले हम परिभाषा ही समझते हैं। तो कैसे करता है? हमारे शरीर के कोई भी भाग हो, चाहे वो कोई भी तंत्र से ताल्लुक रखता हो, उसका जितने भी समन्वय रहता है, नियंत्रण रहता है, वो कौन करता है? नर्वस सिस्टम ही करता है। ठीक है। और जो भी हमारे शरीर से हम संवेदना ग्रहण करते हैं, उस संवेदना के लिए कौन उत्तरदायी है? हमारा मस्तिष्क। तो वो संवेदना हमारा उत्तेजना के रूप में कहाँ जाती है? मस्तिष्क में जाती है और हम उसके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी कार्य कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। इसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, इसको कहा जाता है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, जो कि एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की इकाई है। अब इसका जो डायग्राम है वो देखिए आप यहाँ पर। तो डायग्राम में हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से दो भागों में बटा रहता है पूरा। ऊपर का भाग कहलाता है साइटोन और नीचे का ये जो सूत्र है ये एक्सॉन। ठीक है, तंत्र का सूत्र। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सेल बॉडी क्या है। तो सेल बॉडी में एक केंद्रक पाया जाता है बीच में, और इसमें से कुछ हाथ के समान, जैसे हमारे हाथ का पंजा रहता है ना, उसी तरह से यहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, ये ब्रांचेस। तो ये वाला ब्रांचेस जो है, या जहाँ से शुरुआत होती है, जो थोड़ी मोटी, उसको बोला जाता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन। और उसी डेंड्रॉन में से जो फाइन ब्रांचेस निकलती हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। और फिर इसी में देखते हैं हम, डेंड्राइट जो है वो रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को, संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला कौन सा अंग है? वो है डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट से वो संवेदना आती है हमारे डेंड्रॉन में, और डेंड्रॉन से आती है सेल बॉडी में। और सेल बॉडी के फिर नीचे ये वाली जो संरचना है, इसको कहा जाता है एक्सॉन। तो एक्सॉन में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो है, यहाँ माइलिन शीथ पाया जाता है। ठीक है। माइलिन शीथ कहाँ पे पाया जा रहा है? जो आपको येलो येलो कलर का इसमें दिख रहा है, ये क्या है? माइलिन शीथ है। तो इसके बीच में ये जो पूरा एक्सॉन है, बीच बीच में ये थोड़ा सा इस प्रकार से पाया जा रहा है कि ये इधर से ये पाया जा रहा है, फिर ये दूसरा शुरू हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से मोती के माला के रूप में ये जुड़े हुए हैं। तो जहां पर माइलिन शीथ नहीं रहती है, यहाँ बीच बीच में आप देखिए माइलिन शीथ नहीं है, ये माइलिन शीथ नहीं है यहाँ पर, तो ये नोड ऑफ रैनवीर कहलाते हैं। नोड ऑफ रैनवीर कहलाते हैं, जो सभी डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहे हैं, नोड ऑफ रैनवीर। तो यहाँ माइलिन शीथ करती क्या है? माइलिन शीथ का काम ये है कि ये एक्सॉन को सुरक्षा देती है और जो इम्पल्स है उसके कंडक्शन की स्पीड को बढ़ाती है। स्पीड को कैसे बढ़ाएगी? कि जो भी संवेदना यहाँ से आ रही है, सबसे पहले डेंड्राइट में आएगी, डेंड्राइट से डेंड्रॉन में आएगी, डेंड्रॉन से साइटोन में आएगी, साइटोन यानी सेल बॉडी, और यहाँ से फिर वो संवेदना कहाँ पर आएगी? यहाँ पर। तो यहाँ आती है तो वो जंप कर करके चलती, यहाँ से आई, फिर ये नोड ऑफ रैनवीर में यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। इस तरह से वो जंप करती हुई संवेदना जो है वो कहाँ आ जाती है? एक्सॉन के टर्मिनल में आ जाती है, सबसे सिरे पर आ जाती है। और सिरे पर आ जाने के बाद फिर इतना लंबा तो एक होगा नहीं न्यूरॉन, तो वो इस न्यूरॉन से फिर यहीं पर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो संवेदना ट्रांसफर हो रही है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, युग्मानुबंध। ठीक है। एक चीज और याद रखना है, सबसे बड़ी कोशिका की बात आए, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में कौन सी? तो वो है न्यूरॉन। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स इम्पल्स को रिसीव करती है, सेल बॉडी जो है मुख्य क्रियाओं को नियंत्रित करती है, एक्सॉन जो है इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करता है, और माइलिन शीथ जो है एक्सॉन की सुरक्षा भी करती है और इम्पल्स की कंडक्शन की स्पीड भी बढ़ाती है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमको याद रखना कि इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है और उसकी संरचना क्या है, और किस तरह से संवेदना जो है वो हमारे शरीर में ट्रांसमिट होती है, कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होती है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो है उसके घटक कौन कौन से हैं, किससे मिलके बना है ये पूरा नर्वस सिस्टम?
तो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के विभिन्न भागों के बीच नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है और हमें आपस में जोड़ता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके घटक क्या हैं, इस पर जाते हैं हम। इसके जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट है इसमें सेंस ऑर्गन्स, संवेदांग। सेंस ऑर्गन क्या है? हमारे बाह्य संवेदी अंग कौन कौन से हैं? नाक, कान, जीभ, आंख और त्वचा। ये 5 हमारे क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये हमारे संवेदी अंग हो गए। सबसे पहला घटक यही है। फिर बात आती है संचारण तंत्र की, ट्रांसमिटिंग सिस्टम किस प्रकार से हो रहा है। अब संवेदना तो ग्रहण कर ली सेंस ऑर्गन ने, लेकिन अब वो आगे कैसे आगे बढ़ेगी? कोई तो नेटवर्क होना चाहिए। तो इसमें दूसरा आता है ट्रांसमिटिंग सिस्टम। फिर थर्ड आता है इसमें इफेक्टर्स, कि जो भी हमें क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है वो किस अंग के द्वारा दिखाई देती है, तो वो है हमारा क्रियान्वयक अंग या इफेक्टर्स। फिर इसके बाद है नर्वस तंत्र एकीकरण केंद्र, इंटीग्रेशन सेंटर, जो मेन सेंटर है, जो भी हमारा संवेदना वहां जाती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से आदेश देता है, कौन देता है, तो वो क्या है? मस्तिष्क या मेरुरज्जु, मतलब सेंटर है ये। ठीक है, तो ये तो हमने शॉर्ट में पढ़ा कि इसके घटक कौन कौन से हैं, नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब हम एक एक पर डिस्कस करेंगे कि जो संवेदी अंग वो कौन से हैं। तो सबसे पहला जो संवेदी अंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है आंख, जिसके द्वारा दृष्टि हमें दिखाई देता है। ठीक, फिर है कान, जिसके द्वारा हम सुनते हैं। देन नेक्स्ट इज नोज या नाक, जिसके द्वारा हम गंध को महसूस करते हैं, अच्छी है कि बुरी है। उसके बाद जीभ, स्वाद कैसा है हमारा, स्वाद के बारे में हम संवेदना ग्रहण करते हैं। एंड देन लास्ट इज स्किन या त्वचा, जो कि हमें स्पर्श को महसूस कराती है। तो ये हो गए हमारे संवेदी अंग, जिनके द्वारा कि हम उत्तेजनाओं को अनुभव करते हैं। फिर आता है ट्रांसमिटिंग सिस्टम, संचारण तंत्र। तो ये संवेदी अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक सूचना पहुंचाते हैं। ये ट्रांसमिटिंग सिस्टम है, बीच का नेटवर्क है, जो कि जो भी स्टिमुलाई गेन कर रहा है सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, तो वो कहाँ पहुंचा है? मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचा है। उसको हम बोलते हैं संचारण तंत्र। ठीक है ना, और वहां से क्रियान्वयक अंगों तक संदेश ले जाते हैं। तो पहले उन्होंने सूचना पहुंचाई, फिर जैसा भी आदेश दिया मस्तिष्क ने या मेरुरज्जु ने, ठीक है ना, वो लाने वाले जो हैं कहां तक? क्रियान्वयक अंग, हाँ भाई आपको ये क्रिया करनी है। ठीक है ना, तो आदेश को लाने वाले जो है वो भी इसी में शामिल है। तो सूचना पहुंचाना और फिर वहां से आदेश लाना, ये सब कौन करता है? संचारण तंत्र करते हैं। ठीक है, और इसमें आता है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सूचना को पहुंचाने वाली मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक, और दूसरी होती है वहां से आदेश को लाने वाली। ठीक है, तो जो पहली प्रकार की जो हमारी संवेदी कोशिकाएं हैं, जो सूचना को लेके जाती हैं हमारे संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक, उनको हम बोलते हैं संवेदी तंत्रिकाएं या सेंसरी नर्व्स। ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स का क्लियर हो गया। फिर वहां पे उन्होंने जो सूचना है वो पहुंचा दी, फिर जो आदेश दिया मस्तिष्क ने कि भाई ये काम करना है, तो वो लाने वाली जो है आदेश वहां से, उनको हम बोलते हैं प्रेरक तंत्रिकाएं या मोटर तंत्रिकाएं। प्रेरक को हम चालक तंत्रिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर मिश्रित प्रकार की भी होती हैं, जो दोनों का कार्य करती हैं, संवेदना को पहुंचाती भी हैं और वहां से आदेश को लाती भी हैं। तो ये हो गया बीच का ट्रांसमिटिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही अहम रोल निभाता है, संवेदना को कहां तक पहुंचाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्रियान्वयक अंग, इफेक्टर्स। अब ये क्या है कि जो भी मस्तिष्क ने या मेरुरज्जु ने जो भी निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, और वो आदेश जो भी लेकर आती है चालक तंत्रिका, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये कौन है? ये हमारे शरीर में हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल्स और हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां। ठीक है ना, तो इसमें 2 चीज आ जाती हैं, मांसपेशियां और ग्रंथियां। क्लियर? तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया कि इसके घटक क्या हैं और इन घटकों के काम क्या हैं। फिर नर्वस सिस्टम के कार्य पर आते हैं हम, कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। तो ये हमारे शरीर के सभी भागों अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। शरीर के विभिन्न अंगों
ऊतकों और त्वचा के कार्यों में समन्वय स्थापित करके आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है। ठीक है। और ये जो संवेदी अंग हैं वो हमारे बाह्य वातावरण में होने वाले जितनी भी क्रियाएं हों उनको ग्रहण करते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं और हमें इसी के द्वारा विभिन्न अनुभूतियों और क्रियाओं को आवेगों के रूप में संगठित रखता है, हमारे अनुभवों के रूप में ये संचित रखता है। ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा हमारी रक्षा करता है। तो आगे हम ये कुछ टॉपिक्स जो हैं कि जो समझने वाले हैं वो हम बाद में आगे चलकर डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है ना, और ये किस प्रकार से संवेदी अंगों से ग्रहण करके हमारे संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम आते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग पर। यहाँ जो कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आएगा पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के भाग। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारा 3 भागों में विभाजित रहता है। तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित रहता है, जिसमें से पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के केंद्र में स्थित है ये। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर में जो कपाल है, जो स्कल पाया जाता है, स्कल में जो क्रेनियम है उसके अंदर ये स्थित होता है मस्तिष्क। ठीक है। और इसका जो भार है वो है 1400 ग्राम। ठीक है। और इसी के बाद फिर यही ब्रेन पतला होकर डोरीनुमा संरचना के रूप में हमारी वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो न्यूरल केनाल पाई जा रही है उसके अंदर स्थित रहता है स्पाइनल कॉर्ड। तो चूंकि दोनों ही मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हमारे शरीर के केंद्र में स्थित हैं, इसलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, जो मेरुरज्जु है, इसमें से निकलने वाले जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, क्योंकि वो इसके साइड से निकल रही हैं, इसलिए ये परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, उनको कहते हैं हम क्रैनियल नर्व्स या कपाल तंत्रिकाएं। और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12। ठीक है। फिर स्पाइनल नर्व्स या फिर रीढ़ तंत्रिकाएं जो होती हैं ये होती हैं 31 जोड़ी या 31 पेयर्स। तो ये क्लियर है अब हमको कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। फिर आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो कि अपने आप से काम करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है। और इसमें आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं और ये हमारे शरीर में उस समय कार्य करता है जो हम बहुत भय में रहते हैं, हम बहुत गुस्से में रहते हैं, ठीक है ना, और हम डर की स्थिति में रहते हैं। तो इस समय ये कार्य करता है, जिस समय कि हमारी जो श्वास दर है बहुत बढ़ जाती है, हम पसीना बहुत तेजी से निकलने लगता है, हमारा मुंह सूख जाता है। तो ये जितनी भी ये प्रतिक्रियाएं हैं वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के समय दी जाती हैं। ठीक है। फाइट और फ्लाइट के टाइम पर, जब हम बहुत लड़ने की मुद्रा में या फिर हम डरे हुए हैं या फिर हम बहुत क्रोध में हैं। फिर आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये हमारे शरीर की रेस्टिंग पीरियड में, नॉर्मल स्थिति में जो है ये कार्य करता है। ठीक है। तो इसी को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इस समय हमको ये देख रहे हैं कि हम जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है और किस पार्ट में कौन कौन से हमारे इसके भाग आते हैं। तो ये क्लियर होने के बाद में अब हम आते हैं अगले स्लाइड पर, जो है मेनिंजेस, ब्रेन कवरिंग्स। हमारे मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली कवरिंग, मस्तिष्क का आवरण, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली जो कवरिंग है इस तरह, उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं हम इसको मस्तिष्क का आवरण। ठीक है। तो जो ये मस्तिष्क का आवरण नाम की जो झिल्ली है, झिल्ली नुमा संरचना होती है, तो ये जो झिल्ली है मस्तिष्क का आवरण, ये 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई है, जो हमारे मस्तिष्क को भी कवर करती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी पाई जाती है। तो इसका जो पहला स्तर है इसको हम बोलते हैं ड्यूरामीटर,
आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज ड्यूरामीटर, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं दृढ़ तानिका। क्या कहा जाता है इसको? दृढ़ तानिका कहा जाता है। और ये बहुत दृढ़ होती है, मोटी होती है और बहुत मजबूत झिल्ली होती है। ठीक है। सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड ऐसी को हम कहते हैं जाल तानिका। ठीक है। और ये पतली रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है। ठीक है। देन थर्ड वन इज पायामीटर, या मृदु तानिका, सबसे अंदर वाली, थिन रहती है और बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन है ये। और इस तरह से हमने देखा कि ये इसके जो 3 लेयर्स हैं मस्तिष्क का आवरण के मेनिंजेस की, तो इसमें सबसे बाहर वाली जो इसका ड्यूरामीटर है वो हमारे क्रैनियम से चिपकी हुई है, कपाल से सबसे बाहरी। और जो सबसे अंदर वाली है मृदु तानिका या फिर पायामीटर, ये हमारे ब्रेन से चिपकी हुई पाई जाती है। तो हमारे ब्रेन के ऊपर ये जो पायामीटर है, इसके 2 भाग में 2 जगह पर इस तरह के टिश्यूज का एक तरह से कलेक्शन पाया जाता है, जिसको बोला जाता है कॉरॉइड प्लेक्सस। और इसी के द्वारा ये जो ऑक्सीजन है, जो यूजफुल सब्सटेंस है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे मस्तिष्क आवरण के 3 लेयर्स की, इन झिल्ली के 3 स्तरों की। अब बात आती है कि जो 3 स्तर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो डायग्राम में हमने देखा कि इसमें ड्यूरामीटर पाया जा रहा है, बीच में अरेक्नॉइड लेयर है, सबसे अंदर वाली पायामीटर है। तो इन तीनों स्तरों के बीच में जो स्पेसेस पाई जा रही हैं, जैसे कि एपिड्यूरल ऊपर वाली ड्यूरामीटर के, सब ड्यूरल जो है नीचे वाली, इसी तरह से इनके बीच में भी पाई जाती है। तो सभी स्पेसेस में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है ये हमारे ब्रेन को बचा के रखता है आघातों से, शॉक से। तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचा के रखता है हमारे ब्रेन को। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके साथ ही में यहाँ डायग्राम में जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये ग्रे मैटर जिसको कि कहते हैं हम घूसर पदार्थ, और वाइट मैटर, ये किसका भाग है? ये ब्रेन का है। ब्रेन का यदि हम टीएस काटते हैं तो हमें इसके अंदर 2 मैटर दिखाई देते हैं, 2 पदार्थ दिखाई देते हैं। एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। ठीक है ना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डायग्राम यहाँ था तो मैंने इसी समय आपको ही बता दिया। तो इस तरह से आप ये सब हमारा समझ में आ गया कि मस्तिष्क का आवरण क्या होता है, कितने स्तरों का बना होता है और कौन सा स्तर क्या करता है। ठीक है। और इसमें पाए जाने वाले सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन है। अब आगे वाली भाग में हम देखते हैं कि हमारे मस्तिष्क के कितने भाग हैं, हमारा जो ब्रेन है वो कितने भागों से मिलके बना है। तो हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क जो है वो 3 मुख्य भागों से बना हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जब से पहला वाला भाग है जिसको कि कहा जाता है फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, सबसे आगे वाला भाग, ये जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा वाला भाग है ये कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आने वाला जो पहला भाग है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। ये सबसे बड़ा भाग है। कभी भी पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम और थोड़ा सेरिबलम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको थोड़ा याद रखना है ये सेरिब्रम है और ये वाला जो सेरिबलम है, ठीक है, वो पश्च मस्तिष्क में आता है। तो ये अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम है ये सबसे बड़ा भाग है और ये हमारी जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, सोचना, समझना, स्मरण रखना, अनुभव रखना, बुद्धि, भाषा, भावना, स्वैच्छिक क्रियाएं, इन सभी को ये नियंत्रित करता है। देन थैलेमस, इसका जो दूसरा भाग थैलेमस है, ये हमारी संवेदी सूचनाओं को सेरिब्रम तक पहुंचाता है। ठीक है। देन थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी इसी अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये हमारे शरीर की समस्थापना को बनाए रखता है, जो उसकी नॉर्मल स्टेडी स्टेट है, जो एक सी बनी रहना चाहिए, न कम न ज्यादा, उसको ये बनाए रखता है, समस्थापना को। और शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद, हार्मोन का सीक्रेशन, ये सभी इन भावनाओं को ये नियंत्रित करता है। तो ये तो हो गया अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। फिर आते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। तो इसके अंतर्गत आते हैं 2 भाग, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें कि 4 लोब्स होते हैं। कार्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री मतलब 4, तो इट इज मेड अप ऑफ 4 लोब्स। जो ऊपर वाले लोब्स हैं वो हमारी दृष्टि से, विजन से संबंधित है, और जो नीचे वाले हैं वो श्रवण से, सुनाई देने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित हैं।
ठीक है। देन सेरिब्रल पेडंकल, तो ये मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को मेरु रज्जु से जोड़ने वाला भाग है, ठीक। फिर थर्ड वन इज पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन, इसमें 3 भाग हैं, सेरिब्लम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो सेरिब्लम है ये हमारे शरीर के संतुलन, बहुत इंपॉर्टेंट भाग, हम जो चलते हैं संतुलित होके, ये सभी ये क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मांसपेशियों के समन्वय, आसन, बैठने का, चलने का, लेटने का, ये सभी जितने भी हमारी क्रियाएं हैं इन सभी को नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर पॉन्स वेरोलाई सेरिब्रम को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है और श्वसन की गति को नियंत्रित करने में सहायक है पॉन्स वेरोलाई। मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको कि हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ये हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप, निगलना, चीखना, खांसना, उल्टी आदि जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, उन सभी का नियंत्रण करता है और मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से ये हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हो गए और उन मस्तिष्क के अंतर्गत आने वाले जितने भी भाग हैं वो पढ़े हैं और उन सभी की क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो इस स्लाइड में आपने देखा, ठीक है। अब आगे का हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना ही काफ़ी है, बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो मैं आपको यहीं तक पढ़ाने वाली हूँ और अब इसके सेकेंड पार्ट में मैं इसका आगे कर लूँगी। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पे नए हैं, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा।